पहले सभी पत्रकार साथियों का सबसे पहले तो आज नव वर्ष पे हम पहली बार मिल रहे हैं। नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी पत्रकार साथियों को। आज हमारे सह प्रभारी श्री जितेंद्र बघेल जी भिवानी में पहुंचे हैं। हम यहाँ पहुंचने पर इनका स्वागत करते हैं। हमारे जिला ग्रामीण के अध्यक्ष आदरणीय अनिरुद्ध चौधरी जी भी हमारे बीच में पहुंचे हैं। इनका भी हम यहाँ स्वागत करते हैं। और हमारे सभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा मनरेगा बचाओ संग्राम, जो कांग्रेस पार्टी का एक कार्यक्रम ये तय किया गया है, उसके बारे में विस्तार से आपको हमारे प्रभारी जी सारी बातें बताएंगे। उसके बाद आपके कोई सवाल हो तो वो भी आप लेना। मैं अनिरुद्ध चौधरी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी दो बातें आपके सामने रखें। प्रदीप जी, आपने सारी बातें रखी दी। हमारा आज का जो उद्देश्य है वो यही है। हमारे प्रभारी जी हमारे बीच में हैं, सह प्रभारी जी, और ये मीडिया को हम सब के बिहाफ पर एड्रेस करने के लिए आए हैं। जो अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मनरेगा का रूप पूरा बदल दिया है, मुख्य रूप से उस बारे में बात करने, जनता तक इन बातों को पहुंचाने के लिए, खास तौर पर जो एक रोजगार का अधिकार है उसको जो छीन लिया है, उसके लिए कैसे हम एक जनता के बीच में जाकर एक लड़ाई लड़ेंगे जनता के हक के लिए, मजदूरों के हक के लिए, उसके बारे में जितेंद्र बघेल जी बताएंगे। और आप सबको हमारी सबकी तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी के साथ मैं जितेंद्र जी से विनती करूंगा, कार्यवाही आगे बढ़े। साथियों, पहले तो पत्रकार बंधुओं को मेरा नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हम लोग नए साल पर आपसे मिल रहे हैं और जो ये महत्वपूर्ण, मेरे साथ मेरे जिलाध्यक्ष और शहर अध्यक्ष दोनों मेरे भाई बैठे हुए हैं और हमारे पीछे जो भिवानी जिले के हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण हैं वो सारे साथी आए हुए हैं। सबसे पहले तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिस विषय पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि जिस तरह से भाजपा सरकार लगातार मजदूर, किसान, महिलाओं, युवाओं के अधिकारों को कुठाराघात कर रही है और उसको छीनने जा रही है, उसी संदर्भ में इन्होंने जो नरेगा की स्कीम को धीरे धीरे करके जो बंद करने का जो षड्यंत्र रच रही है, उसके लिए कांग्रेस पार्टी सतत प्रयासरत है। और हम लोग संघर्ष करेंगे कि जो हमारी 4 मांगे हैं वो 4 मांगे मानी जाए। इसी संदर्भ में आज हरियाणा के प्रत्येक जिले में हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और हमारी विधिवत शुरुआत हो रही है। इससे पहले 8 तारीख को हमारी प्रदेश लेवल पर प्रेस वार्ता हुई थी और आज प्रत्येक जिले के हेडक्वार्टर पर चल रही है। तो इसके साथ ही और हम लोग इसको आगे बचाने के लिए, चाहे हम प्रत्येक वार्ड लेवल पर, चाहे हम प्रत्येक ग्राम पंचायत लेवल पर इसको आगे करेंगे। और ये हमारा लंबा कार्यक्रम रहेगा जब तक कि जनता को पता ना लग जाए कि भाजपा किस तरीके से सुनियोजित तरीके से नाम बदलकर उसकी फंडिंग को चेंज करके, वो नहीं चाहती कि जो मजदूरों को यूपीए सरकार ने जो 2005 में जो ये स्कीम लेकर आई थी उस स्कीम को आगे बढ़ाएं। और जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी बार बार बात करते हैं और जो बात करते हैं उसके अगेंस्ट हमेशा काम करते हैं, तो इसी संदर्भ में इन्होंने मनरेगा को जो फंडिंग की बात की कि 40% फंड राज्य सरकार वहन करेगी और 60%, जबकि पहले यूपीए सरकार में ऐसा नहीं होता था। यूपीए सरकार में अधिकतम फंड केंद्र सरकार ही देती थी। जब राज्य सरकारों के पास फंड नहीं होगा तो कैसे उनकी मजदूरी मिलेगी? 100 दिन का जो उनका काम था वो कैसे मिलेगा? तो ये सब बहुत सारे प्रश्न हैं जो प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि किस तरीके से नाम बदलने के साथ साथ वो महात्मा गांधी जी जिन्होंने हमारे देश को आजाद कराया, जिनके नेतृत्व में, और उनका नाम बदलने के साथ साथ वो सुनियोजित तरीके से मजदूरों के और किसानों के जो हक पे बात कर रही है, जो कुठाराघात कर रही है सुनियोजित तरीके से, उसके लिए कांग्रेस पार्टी बार बार बात करती है। जो हमें जो 100 दिन का पहले काम मिलता था वो अब उनके पास कोई कानूनी गारंटी नहीं रहेगी कि काम मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सब सरकार के ऊपर डिपेंड करेगा। उसके साथ ही हर गांव में कानून की जो कानूनी गारंटी मिलती थी वो केवल सरकार अपने हिसाब से देगी। इसका मतलब जो पंचायत स्तर का काम था, जो नीचे के लेवल का काम था, वो काम खत्म हो रहा है और ये ऊपर से काम थोपा जाएगा। जो जिस तरीके से सरकार कहेगी उस तरीके से काम होगा। पंचायत की जो हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री राजीव जी ने जो पंचायत का स्तर चलाया था, जिससे कि
एक आखिरी पंक्ति में जो हमारा साथी है, जो हमारा गरीब व्यक्ति है, जो हमारा मजदूर है, उसको रोजगार मिले, वो रोजगार भी ये खत्म करने जा रही है। इसके साथ ही आपको जो मनरेगा मेट और रोजगार सहायकों का सहयोग मिलता था, कोई मेट का बात नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा। मोदी सरकार जो बार बार बड़े बड़े ठेकेदारों की बात करती है, तो ये सारा काम ठेकेदारों के ऊपर चला जाएगा। और वो ठेकेदार जिस तरीके से मजदूरों का शोषण करेंगे, वो तो आप पहले ही समझ चुके हो। जो इतना बड़ा किसान आंदोलन हुआ, जो हरियाणा में, पंजाब में बहुत ज्यादा रहा, उत्तर प्रदेश में रहा, तो इस तरीके से। और जो मैंने पहले ही बताया था कि ये लोग, जो यूपीए सरकार 100% पैसा केंद्र सरकार से देती थी, अब इन्होंने उसमें भी ब्रेक लगा दिया। तो ये इसमें एक मुझे षड्यंत्र और दिखता है साफ, कि जहां जहां विपक्ष की सरकार होंगी, वहां ये फंड ही नहीं देंगे जानबूझ के, जैसे जीएसटी के साथ करते हैं। जब विपक्ष की सरकारें होती है, वहां का फंड रोकते हैं, जानबूझ के करते हैं। आप अभी देख लीजिए, पश्चिम बंगाल में हाल देख लीजिए क्या चल रहा है, कर्नाटक में देखिए क्या हाल चल रहा है, तेलंगाना में देखिए, तमिलनाडु में देखिए, झारखंड में देखिए। तो ये भाजपा सरकार दोगली नीति अपना रही है, और दोगली नीति अपनाने को जो किसानों, मजदूरों, महिलाओं, युवाओं, जो शोषित समाज है, उनके साथ, बहुजन समाज के साथ जिस तरीके से बर्ताव कर रही है, उसका हम पर्दाफाश करने आज से विधिवत तरीके से हम शुरुआत कर रहे हैं। हमारी इसमें मांग है कि जो हमारी 4 मांगे हैं इसमें, मैं ये पूरा आपको भी दे दूंगा, पैम्पलेट पूरा है, ये सारा आपको मिल जाएगा ये। तो इसमें जो हमारी कांग्रेस पार्टी की 4 मांगे जो है, वो ये है कि काम की गारंटी, मजदूरी की गारंटी और जवाबदेही की गारंटी ये जरूर होनी चाहिए। मनरेगा में जो इन्होंने बदलाव किए हैं, उसकी भी तत्काल वापसी होनी चाहिए। काम के जो संवैधानिक अधिकार है, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो देश का प्रत्येक नागरिक है, उसके फंडामेंटल राइट्स है, उसकी पूर्ण बहाली होनी चाहिए। और जो मिनिमम वेतन है, न्यूनतम वेतन, वो 400 रुपए होना चाहिए। इतना महंगाई का जमाना है। ये हमारी कांग्रेस पार्टी की 4 मांगे हैं, और हम इन पर सतत जारी रखेंगे। हम ये मनरेगा बचाओ संघर्ष अभियान है, इसको हमारा जब तक सरकारें मान नहीं लेती, तब तक कांग्रेस पार्टी मजदूरों के हक के लिए हमेशा लड़ती रहेगी। भाजपा जो बात कहती है ना, पहली बात तो जनता का विश्वास भाजपा से उठ चुका है, क्योंकि भाजपा जो बातें करती है वो कभी पूरा नहीं करती। इससे पहले किसानों के लिए भी उन्होंने बहुत कुछ बोला, महिलाओं के लिए बहुत सारे लगाए, उन्होंने आय भी बढ़ाई थी, किसानों की आय बढ़ेगी, यही है, लेकिन आज तक कोई पूरा नहीं हुआ। तो ये बातें बरगलाने की है, भ्रमित करने की है, इश्यूज को चेंज करने की है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये पूरा बिल पढ़ा जाए तो उन्होंने कहा कि फसल की कटाई पर हम नहीं देंगे। फसल की कटाई पर जब होता है तो सबसे ज्यादा मजदूरों को काम तो तभी मिलता है, लेकिन वो जानबूझ के, क्योंकि उसमें ठेकेदारी प्रथा बढ़ेगी। बड़े बड़े जो किसान होंगे वो फिर अपने हिसाब से शोषण करेंगे, वो अपने हिसाब से रखेंगे। तो चक्कर क्या है कि जो उन्होंने जो क्लॉज लगाए उसमें, नीचे तक जाओ, जो क्लॉज लगाए उन्होंने, तो क्लॉज इतना हिडन क्लॉज है कि जिससे मजदूरों का शोषण बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे ही उसमें 400 रुपये न्यूनतम मजदूरी कर देना, वो भी तो सही है, तो वो क्यों नहीं किया उन्होंने? उसपे क्लॉज क्यों लगा दिया? जब आपको काम मिल रहा है फसल कटाई पर, तो उसमें आपने क्लॉज लगा दिया कि उस टाइम काम नहीं मिलेगा। काम नहीं मिलेगा क्यों कर दिया? हम और जोड़ना चाह रहे हैं जगबीर जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब भी कोई कानून लेके आती है, वो हमेशा लोगों को आपस में, जब किसान के काले कानून आए तो आड़तियों को और किसानों को इन्होंने भिड़ाने की कोशिश करी। इसी प्रकार से इन्होंने जो ये कानून लेके आए हैं, इसमें भी ये किसानों को और मजदूरों को भिड़वाने का काम कर रहे हैं। एक प्रमुख अखबार में आज एक खबर छपी है कि जी राम जी, सारे फैसले केंद्र के हाथ में, भेदभाव की आशंका, राज्यों पर भी 4 गुना तक पड़ेगा बोझ। अब आप एक बात बताओ, राज्यों की पहले ही हालत ठीक नहीं है, और अब 40% इन्होंने राज्यों के ऊपर डाल दिया बोझ। अब राज्य इतना पैसा कहां से लेके आएगा? तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि इसमें जो मजदूरी करते हैं, खासकर 90% वो लोग हैं जो दलित और बैकवर्ड है। तो ये दलित और बैकवर्ड के साथ ये पेट पर लात मारने का काम कर रहे हैं। और इस फैसले को, जैसे आपने देखा किसान आंदोलन जब इन्होंने शुरू किया, तो इन्होंने अपने मुख्यमंत्रियों की, अपने सांसदों की, विधायकों की ड्यूटी लगाई। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जिलावार जाके, क्या भाई ये जो किसान कानून है ये बिल्कुल किसान के हक में है, सही है। लेकिन फैसला क्या हुआ आखिरी में? सरकार को झुकना पड़ा। उसी तर्ज पे आप देखो, इस योजना को लेकर भी इन्होंने अपने मुख्यमंत्री की, विधायकों की, सांसदों की ड्यूटी लगाई है। वो प्रत्येक जिले में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या जरूरत पड़गी भाई उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की? प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कांग्रेस के साथी करें, जिनको लग रहा है
कि इसमें घालमेल हो रहा है। दो सवाल हैं, वो कह रहे हैं कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं बताता हूँ आपको, आपका सवाल जो दूसरी चीज आपने कहा कि जरूरत क्या पड़ी बीजेपी को प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसमें वो कहते हैं कि कांग्रेस बरगलाती है, इस बार बरगलाने नहीं। कांग्रेस नहीं बरगला रही, कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी थी, किसानों की आवाज उठाई और आखिरी में किसान सही हुए और मोदी सरकार ने फैसला वापस लेना पड़ा। अब आप एक बात बताइए जगबीर जी, आप यहाँ बैठ के कैसे बता सकते हो केरला के किसी गांव में क्या जरूरत है? दिल्ली में बैठे अफसर वो कैसे बताएंगे कि भिवानी में बामड़ा गांव में या तुसाम के दिनोद गांव में क्या काम होना है? ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इस योजना को खत्म करना चाहते हैं। 40% इन्होंने हरियाणा सरकार किसी भी सरकार को स्टेट गवर्नमेंट देगी, वो कहां से देगी भाई? उनके पास पैसा ही नहीं है, तो वो पैसा नहीं देगी तो ये अधर में लटक जाएंगे। और जो ये मजदूर हमारे गांव में रहते थे, आज आप हुड्डा साहब ने भी बोला था, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने भी चंडीगढ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि 8 लाख मनरेगा मजदूरों को सिर्फ 2100 लोगों को मजदूरी दी गई है। ये कोई जवाब नहीं देते और ये नए नए कार्यक्रम लेके आते हैं, इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश इनकी छिपी होती है। आप देखो, एक बात सर बताना भूल गए, इन्होंने इसमें एक लाइन डाली है कि कोई भी प्रधानमंत्री की कोई योजना के तहत काम चलते जो पूरे देश में आज 1100 काम चल रहे हैं, वो सारे बड़े ठेकेदारों के पास है। तो इन्होंने इसमें एक लाइन डाल दी कि मनरेगा के मजदूर उस ठेकेदार के थ्रू काम कर सकते हैं मनरेगा का, यानी कि पैसा तो देगी सरकार और फायदा मिलेगा उन बड़े ठेकेदारों को। ये बहुत सी चीजें हैं, हम जब गांव गांव में गली गली में जाएंगे और लोगों को अवगत कराएंगे। वो वही मैं बताया कि सरपंच को ये पता होता था कि गांव में आज इस काम की जरूरत है, लेकिन दिल्ली में बैठे ऑफिसर को कैसे पता होगा भाई कि गांव में क्या जरूरत है? तो ये बहुत बड़ा एक घोटाला ये देश के लिए और इस गरीब जनता के लिए होने जा रहा है। पत्रकार साथियों से हमारा निवेदन है कि आम जन तक आवाज पहुंचाने में आपकी भूमिका बहुत बड़ी होगी। और इसके साथ में मैं एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा, अब ये कानून आज आज आ रहा है, ये कानून हो चाहे दूसरे हो, चाहे बीज वाला कानून हो, आप इन सब कानूनों को अगर देखो, सारी की सारी पावर केंद्र अपने पास ले जाने की कोशिश कर रहा है। हमारे जब अभी एक पत्रकार भाई ने सवाल किया था कि बात करते संविधान बचाने की, हमारे संविधान का एक सबसे ज्यादा अगर एक बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है तो वो ये है फिड्यूशरी स्ट्रक्चर की, स्टेट अलग तरीके से काम करेगा, केंद्र अलग तरीके से काम करेगा। हमारे एक स्टेट लिस्ट अलग है संविधान में, सेंटर की लिस्ट अलग है और कंकरेंट लिस्ट अलग है। फेडरल सिस्टम धीरे धीरे अभी हाँ फेडरल सिस्टम, धीरे धीरे फेडरल सिस्टम को चेंज कर कर ये एक ऐसी भावना सी बनती दिख रही है मुझे कि सब सारा कंट्रोल सेंटर के पास में आ जाए। तो फिर क्या स्टेट लिस्ट भी हटा देंगे धीरे से, कंकरेंट लिस्ट का भी कोई फायदा नहीं रहेगा। फेडरल सिस्टम की जो एक सबसे बड़ा आधार है, आप उसी को अगर हटा देंगे तो बचेगा क्या? अगर पंचायती राज सिस्टम की अगर हम बात करें, ये फेडरल सिस्टम की अगर हम बात करें, तो उसमें सबसे इसके पीछे जो इसकी रीजनिंग है वो ये है कि अब जैसे आपके दफ्तर का की क्या समस्या है वो आपको पता है, वो दूसरे जो पत्रकार महोदय उनको भी नहीं पता कि आपके दफ्तर की क्या समस्या है। उसी तरीके से हर गांव की, जिस तरह प्रदीप भाई ने बताया, हर गांव की समस्या अलग है, हर प्रदेश की समस्या अलग है, और इसीलिए चीफ मिनिस्टर बनते हैं, इसीलिए विधायक बनते हैं। तो जब इन सब चीजों को अब सबसे छोटे लेवल पर अगर कोई मुखिया है तो वो सरपंच है, आप सरपंच के पास से पावर ले रहे हैं। आप पहले आपने देखा भी था, पहले जब ये कोविड के बाद में हुआ था, सरपंचों ने उस चीज को लेकर कितना बड़ा एक आंदोलन छेड़ा था। और खैर आज बात दूसरी है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता ज्यादा, परंतु ये एक जो केंद्र की या भारतीय जनता पार्टी की ये जो मंशा सामने आती है कि सारा कुछ सारी पावर हम केंद्र में पकड़ के रखें ताकि सब केंद्र की तरफ मुंह ताक के देखते रहें, और केंद्र की अगर इच्छा होगी तो हरियाणा का फायदा होगा, केंद्र की अगर इच्छा होगी तो राजस्थान का फायदा होगा। तो ये जनता विरोधी नीति है। और दूसरी बात में अगर आपने जो अभी जगदीश जी अभी एक सवाल उठाया था, मैं उसके बारे में अगर कहूँ कि अगर वाकई ही में ये किसानों के बारे में अच्छा सोचते और मजदूरों के बारे में अच्छा सोचते, भाई 100 के 125 दिन कर रहे हैं, सारी बात है, तो क्यों नहीं एमएसपी की वैल्यू बढ़ाकर, एमएसपी के दाम बढ़ाकर, और साथ में मजदूरी के जो 400 रुपए डेली के उसमें ऐड करके एमएसपी और बढ़ा दें, तो उससे किसान का भी फायदा हो, मजदूर का भी फायदा हो, सारी
हम यहाँ पर कोई अराजकता का माहौल फैलाने के लिए नहीं एकत्रित हुए। हम ये बल्कि सरकार को कांग्रेस पार्टी के प्रति शुक्रगुजार होना चाहिए कि जो ये एक्ट लेकर आ रहे हैं उसमें जो समस्याएं हैं उनको उजागर करने का काम कर रहे हैं। अगर उनकी वाकई में जनता को फायदा पहुंचाने की नीयत हो तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो कर रहे हैं कि हम बरकरार नहीं रहे हैं, जो वाकई समस्याएं हैं उनको हम उजागर कर रहे हैं। आप फीडबैक ये लेकर, ऑपोजिशन का ये फीडबैक लेकर उसमें मिला दें, लोगों का भी फायदा होगा और जो उनके मन में एक डर है कि हम एक दूसरे किस्म का बरगलाने की कोशिश करें, वो भी खत्म हो जाएगा। बड़ी सीधी सी बात है। अगर एक पॉजिटिव वे में चलें तो ये जो सारी समस्याओं को हमने उजागर किया है इसमें, उसको एक पॉजिटिव वे में फीडबैक लेकर इंक्लूड करके कर दें चीजें, बात जनता का भी फायदा होगा, ना उनको हमारे से कोई किसी प्रकार का भय रहेगा, बात खत्म हो जाएगी। निरोधी ये योजना तो हम मजदूरों के लिए, लेकिन बीजेपी करी या था कांग्रेस करी, पूरा मजदूर को आगे आ ही नहीं रहा कि कल हो रहा है। तो मजदूर ने ये आके कहा है कि बहुत बढ़िया हो रहा है, वो तो मजदूरी कर रहा है यार। जब यूपीए सरकार ने कानून लेके आए थे तब भी मजदूरों ने नहीं कहा था, लेकिन उस सरकार ने सोचा, सरकार का विजन था, दूरदर्शिता थी। आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व में मनमोहन सिंह ने लाया फूड सिक्योरिटी एक्ट भी उस टाइम लाई थी। तो ये सोच थी उनकी, मजदूर तो बेचारा गरीब होता है, वो तो अपना पेट पालना करता है, लेकिन सरकारें जो हमारे अध्यक्ष जी बोल रहे हैं, दोनों अध्यक्ष बोल रहे हैं, सरकारों की भावना होनी चाहिए कि आम जनता को, मजदूर को, शोषित वर्ग को कैसे अधिक से अधिक सरकार में शामिल किया जाए और कैसे उसकी भागीदारी सुनिश्चित की जाए, कैसे उसका जीवन यापन बढ़ाया जाए। ये सरकार की भागीदारी है, डेमोक्रेसी है, यहाँ पर प्रजातंत्र है। पर एक वोट, सर प्रत्येक का एक वोट है यहाँ पर। देखिए वो पार्टी के ऊपर है, अभी हम लोग संगठन का काम कर रहे हैं, पार्टी का डिसीजन होगा, पार्टी करेगी, करना भी चाहिए, पार्टी करेगी इसके बारे में। लेकिन जो अभी हमारा है मेन रोल ये है कि जनता के हकों की लड़ाई लड़ना। जनता में चाहे मजदूर हो, किसान हो, युवा हो, महिला हो, हर वर्ग की कांग्रेस पार्टी हमेशा से लड़ाई लड़ती आई है। और अभी उसी संदर्भ में हम लोग जो गरीब, मजदूर, बहुजन समाज के लोग हैं उनके लिए हम लोग। और ये मैं आपकी एक बात का मैं बोलना चाहूंगा। आपने एक बात बोली कि भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि कांग्रेस के पास 2-3 स्टेट हैं तो इसलिए उनको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो ये भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सोच दिखाती है कि जो अगर संख्या में कम है उनकी परवाह नहीं करनी चाहिए क्या? मतलब अगर एक गांव में एक जाति की संख्या ज्यादा है तो जिस जाति की संख्या कम है उसके बारे में क्या नहीं सोचना चाहिए? मतलब ये तो कहीं ना कहीं वो खुद ही ऐसी बात बोलकर अपनी सोच को दिखा रहे हैं कि उनको सिर्फ इस चीज की चिंता है कि जहां ज्यादा लोग दिखें। एक एक हिंदुस्तानी के अधिकार की उनको कोई चिंता नहीं है। तो इस बात से साफ जाहिर होता है। मैं आपको इस बारे में बताऊं, जो सबसे पहली बात जो मुद्दा उठा था कृषि कानूनों का, वो खुश तो है नहीं। मतलब 700 लोगों ने बलिदानी दी, वो ये नहीं है कि कांग्रेस पार्टी का आंदोलन था। ये भी कांग्रेस पार्टी का आंदोलन नहीं है, जनता का आंदोलन है। ये जनता के लिए किया जा रहा है। और बाकी भारतीय जनता पार्टी अगर ये बात कहती है कि भाई ये मुद्दे उठाते हैं, हमारा काम है मुद्दे उठाना यार। मतलब हम अपना काम कर, जो जिसकी सरकार हो, फैसले तो वो लेंगे। आज मुझे लगे कि प्रधानमंत्री महोदय को ये काम करना चाहिए तो मैं उठाऊंगा। ये प्रजातंत्र है, मेरा अधिकार है, और मेरे अधिकार को दबाने की कोशिश करेंगे तो मैं दबू नहीं। जो अधिकार है वो तो मैं पूरा करूंगा। अगर मैं कहूं कि आप मीडिया के तौर पर आपने जितने मुद्दे उठाए वो सारे सिरे चढ़े हैं, नहीं, पर आपका काम है तो आप करेंगे, हमारा काम है। पब्लिक को कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, प्रचार में कहीं ना कहीं कमी है। इतनी पुरानी पार्टी है, प्रचार तंत्र अपना क्यों नहीं विकसित कर? थोड़ी सी बात देख रहे, गाँव करेक्ट होना। इसमें आप चौथा स्तंभ हो मीडिया, आपकी बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। ऐसी बात नहीं है। वोट चोरी का जो मुद्दा कांग्रेस पार्टी ने उठाया, आज इस देश के बच्चे बच्चे की जुबान पे वोट चोरी का नाम है। लोगों को समझ में आई कि भाई कांग्रेस पार्टी जो कह रही है वोट चोरी का, इससे पहले जो हमारा मुद्दा था उसमें अनेक तरह की बातें लोगों के सामने आई कि किस तरह से बिहार में 10-10 हजार रुपए खातों में उस दिन भी आए जिस दिन वोटिंग थी। तो ऐसी बात नहीं है। हाँ, ये जरूर कहना चाहूंगा कि आप तो चलो हमारे जितने भी चैनल लोकल हैं या हरियाणा स्तर के, प्रदेश स्तर के, राष्ट्रीय चैनल जो है वो बिल्कुल अपनी ईमानदारी खो चुके हैं। और बार बार कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, कांग्रेस पार्टी के नेता ये बात कहते हैं कि भाई लोकतंत्र का चौथा स्तंभ
आपको कांग्रेस पार्टी या विपक्ष में कोई भी पार्टी हो, वो अगर कोई आवाज उठाती है तो उसको दिखाना चाहिए। आप लोगों के हम धन्यवादी हैं कि हम जब भी कोई भी प्रदर्शन, चाहे वो गंदे पानी को लेकर हो शहर में या किसी भी चीज को लेकर हो, आप उसे प्रमुखता से दिखाते हैं। तो आज आप सभी साथी यहाँ आए और हमारे प्रभारी जी ने इस प्रेस वार्ता को संबोधित करा, अनिरुद्ध चौधरी जी आए। मैं प्रदीप की बात से सहमत हूँ बिल्कुल। मैं आपको एक बताना भी चाहता हूँ। अभी कुछ समय पहले हमारे कुछ लोगों के साथ में बैठकर एक डिस्कशन हो रही थी और उनके सबका एक ही मत था कि जो जैसे भैया जिले की जो प्रेस है, अगर ये राष्ट्रीय स्तर की प्रेस बन जाए ना, अगर आप जैसे आप लोगों को ऊपर डिसीजन मेकिंग के लिए बिठा दिया जाए और आप जिस तरीके से काम करते हैं करें, तो देश के राजनीतिक हालात बदलने में मेरे ख्याल से हफ्ते से ज्यादा का समय नहीं लगेगा। सर ऐसे में एक बात ये भी हमारी महात्मा मांग गांधी से जो कुछ हमारी मांगे हैं, अगर आप देखें हमारी मांग में आप देखेंगे तो कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि नाम वापस मनरेगा किया जाए, वो नहीं कहा जा ये रहा। हमारी मांग है। परंतु मैं साथ के साथ इस बात को जरूर कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है कि हर चीज को ऐसी कहीं भी कोई समस्या आए, कोई भी दिक्कत आए तो भगवान राम की ढाल के पीछे छुपने का वो काम करते हैं। हम सबके अंदर मन में अपने भगवान की आस्था है, राम की आस्था है, शिव की आस्था है, विष्णु की आस्था है, देवी माँ की आस्था है, बाबा जी की आस्था है, सबके मन में आस्था है। पर हम में से कभी किसी ने उनको आगे ढाल बनाकर राजनीति नहीं करी है। इसमें एक बात और, अभिषेक जी एक मिनट, एक बात रहेगी इसमें, जितनी भी योजनाएं जो कांग्रेस पार्टी ने, यूपीए सरकार ने लागू करी, 20 ऐसी योजनाएं हैं, उसमें प्रमुख रूप से इंदिरा आवास योजना, जिसका नाम इन्होंने प्रधानमंत्री आवास, इन्होंने नाम बदल दिए, कोई नई स्कीम ये लेके नहीं आई। और हम इनसे उम्मीद भी क्या कर सकते हैं, जिस राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को, गोली मारने वाले हत्यारे को ये अपना आदर्श मान के चलते हैं, तो हम इनसे ये उम्मीद नहीं करते कि महात्मा गांधी जी की कई विचारधारा को आगे लेके जाएंगे। ये नाम बदले कोई बात नहीं, लेकिन किसी गरीब के पेट पर लात मारने का काम ये ना करें, क्योंकि जब से ये सरकार आई है ये बिल्कुल तानाशाही तरीके से राज चला रही है। और आगे आने वाले समय में अगर आपने सबने मिलकर लड़ाई नहीं लड़ी तो ये चाइना और रशिया जैसे तानाशाह देश चलते हैं, ऐसे ही हिंदुस्तान के हाल हो जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को अब यही खत्म करते हैं। सर एक आखिरी सवाल है इसमें करते फरीदाबाद में केंद्रीय मंत्री उसी उद्घाटन का पत्थर शिलान्यास अलग समय पे करते हैं, वहां का विधायक 5 मिनट पहले अलग कर जाता है, आप वो बात नहीं करते। और एक सेकंड, और अभी जो आप कह रहे हो कि यहाँ कोई प्रोग्राम था, तो कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता अपने अपने स्तर पर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए, लोगों की समस्याएं उठाने के लिए लगा हुआ है। कांग्रेस पार्टी का कोई भी राष्ट्रीय कार्यक्रम आता है, हमारा एआईसी से, प्रदेश कांग्रेस कमेटी से हमारे सर्कुलेशन जारी होता है, उसके तहत हम काम करते हैं। अब कांग्रेस पार्टी का कोई नेता किसी अलग वार्ड में काम कर रहा है, कोई किसी दूसरी डिस्ट्रिक्ट में कर रहा है, सभी अपने स्तर पे लगे हुए हैं, इसमें गुटबाजी होकर के काम करें। एक ही है। मैं अभिषेक इस बारे में बोलूं, शैलजा जी बहुत ही सम्मानीय है, हुड्डा जी बहुत ही सम्मानीय है, वीरेंद्र जी बहुत ही सम्मानीय है, सुरजेवाला जी बहुत ही सम्मानीय, कांग्रेस का हर एक नेता सम्मानीय है। मैं किसी जिले में अगर जाता हूँ, मेरा कोई प्रोग्राम हो, किसी ने मुझे बुला रखा हो, मैं ये उम्मीद नहीं करता कि मैं जब जाऊं तो वहां का जिला अध्यक्ष भी वहां पे पहुंचे। मैं अगर रोहतक में जाऊं, मैं उम्मीद नहीं करता मैं जाऊं तो दीपेंद्र जी वहां पे जरूर पहुंचे। ऐसे ही शैलजा जी भी ये उम्मीद नहीं करती कि यहाँ आए तो अनिरुद्ध भी वहां जरूर हो सकता है हमारा उस दिन कुछ और कार्यक्रम हो, हमने भी कुछ सेट कर रखा हो, हमारी भी कोई बात हो। इसका ये अर्थ नहीं है कि हम आपस में हमारी कोई गुटबाजी है या कुछ और है, सिर्फ इतना है। अब इस समय कोई व्यक्ति प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की कर रहा हो, पर इस समय आप सब यहाँ पर उपस्थित हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि आपको वो बंदा पसंद नहीं है। इसका सिर्फ ये मतलब है कि हर किसी का एक निर्धारित कार्यक्रम होता है, उस कार्यक्रम के अनुसार काम किया जाता है। अब अगर मान लो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कल करी हुई होती, मेरी कहीं और उपस्थिति थी, मैं यहाँ मौजूद नहीं हो पाता, इसका ये मतलब नहीं निकाल सकते कि आपस में गुटबाजी है किसी प्रकार की। सबकी एक टाइम मैनेजमेंट होती है, सबकी अपनी एक पर्सनल एक और प्रोफेशनल सारी काम।
इंद्रजीत जी, इसमें ऐसा है कि जैसे जैसे ये प्रोग्राम आगे बढ़ेगा, हम सब ने हमारे BLA 2 BLA 1 पार्टी ने अच्छे सारे नियुक्त कर रखे हैं। जैसे जैसे ये प्रोग्रेस होगी, हम आपस में जब डिस्कशन करेंगे एक दूसरे से क्या क्या हो रहा है, उसके बाद इस पे एक क्लैरिटी के साथ में एक रणनीति बनाकर काम किया जाएगा। अभी मेरे ख्याल से प्रीमैच्योर है इस बारे में बात करना। अब आप